वेलकम बैक। ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम चेस्ट एक्सरे इन सम लंग डिजीजेस, कुछ डिजीज़ को हम स्टडी करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने देखा टेक्निकल एस्पेक्ट, हाउ टू रीड एक्सरे, और पार्ट 3 में हम थोड़ा सा एक्सरे इन डिजीज कंडीशंस को हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई टू लर्न। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो एबनॉर्मल एक्सरे कैसा दिखता है? वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। या तो ये कंप्लीट वाइट होगा या तो कंप्लीट ब्लैक होगा। इन बिटवीन ये कंप्लीट वाइट और कंप्लीट ब्लैक के बीच का जो स्पेक्ट्रम है वही हमें इसमें दिखाई देता है। तो वाइट ओपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? रेडियो ओपेसिटी बोलते हैं। इट मीन इंक्रीज डेंसिटी। और जो ब्लैक शेडोज होती हैं उसको बोलते हैं रेडियो ट्रांसलूसेंट शेडो, और इट मीन्स डिक्रीज डेंसिटी। सो किसी भी एक्सरे को हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग यदि है तो हमें 4 पैटर्न अप्रोच को देखना चाहिए। 4 पैटर्न अप्रोच अपना के उसको फिगर आउट करना चाहिए। अब होता क्या है इन एक्सरे, व्हेनेवर वी सी एन एरिया ऑफ इंक्रीज डेंसिटी विद इन द लंग्स, इट मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ दिस 4 पैटर्न। किसी भी एक्सरे में कोई एबनॉर्मल शेडो है तो उसमें ये शेडोज जो आ सकती हैं वो बिकॉज ऑफ दिस 4 पैटर्न्स की वजह से आती हैं। नंबर 1 इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? It is a pathological process that fills the alveoli with fluid, pus, blood, cells including tumor cells or other substance resulting in lobar, diffuse or multifocal ill-defined opacities. Fine. So consolidation में fluid रहेगा, pus रहेगा, blood रहेंगे, sometimes cells हो सकती हैं, और it can cause lobar, ये diffuse हो सकता है, एक particular lobe में हो सकता है, bilateral हो सकता है, और sometimes ill-defined opacities भी हो सकती हैं. So that will cause consolidation. Interstitium क्या होगा? It will involve the supporting tissue of the lung parenchyma resulting in fine or coarse reticular opacities और small nodules. ये typical interstitial shadows इस तरह की रहेंगी। ये diffuse हो सकती हैं, local हो सकती हैं, focal हो सकती हैं, nodular shadows हो सकता है। और ये क्या होती है? mainly arise कहाँ से होती हैं? They arise from the interstitium of the lung. Interstitium of lung क्या होता है? It is simply, यदि हम interstitium की बात करें तो it is the just skeleton of lung. Skeleton of lung मतलब supporting framework. दैट इज वो मेड अप ऑफ, वो कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक टिश्यू विद एडजेसेंट लिम्फेटिक वेसल्स, और जो उसके इंटरस्टिशियम में होते हैं। तो इट मेनली अ फाइब्रोटिक नेटवर्क ऑफ द लंग, और सिंपली टू से इट इज द स्केलेटन ऑफ लंग। सो ये क्या होगा? टिपिकल नॉर्मली जो इंटरस्टिशियम शैडोज होती हैं वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। इट विल बी जस्ट नेट लाइक अपीयरेंस, बीडेड अपीयरेंस रहती हैं। कई बार नोडुलर शैडोज होते हैं, डिफ्यूज बायलेटरल भी हो सकती हैं, और सम पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड हो सकती हैं। दूसरी शेडोज क्या हो सकती हैं? कुड बी नोड्यूल, कुड बी मास। स्मॉल नोड्यूल राउंडेड ओपेसिटी हो सकती है। यदि ये बड़े साइज का है तो हम उसको मास शेडोज बोलते हैं। और कुड बी एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस क्या होता है? कोई पर्टिकुलर एरिया लंग का कोलैप्स कर गया, कोलैप्स ऑफ ए पार्ट ऑफ लंग ड्यू टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एयर इन द एल्वेलाई रिजल्टिंग इन द वॉल्यूम लॉस एंड इंक्रीज डेंसिटी। ये हम देख सकते हैं कि ये एरिया का एयर लॉस हो गया, देयर इज अ वॉल्यूम लॉस एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर part of the lung. So the most common example of this 4 pattern on the chest X-ray could be consolidation में क्या हो सकता है? lobar consolidation, diffuse consolidation और multifocal ill-defined consolidation. यहाँ पे हम देख सकते हैं this area is lobar consolidation, यहाँ पे diffuse bilateral consolidation, इधर भी पैच है, यहाँ भी shadows हैं, और multifocal ill-defined, here is one patch, एक पैच इधर है, sometime one volume patch is this side also. So it is a multifocal. ये टिपिकल वो एक लोब को इन्वॉल्व किया है, ये डिफ्यूज है, शेडोज है, दोनों साइड में है, बायलैटरल है, और ये मल्टीफोकल इल डिफाइंड, दोनों लंग्स में, बट दे आर इल डिफाइंड। इंटरस्टिशियल शेडोज क्या हो सकती हैं? इट कुड बी रेटिकुलर इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज और फाइन नोड्यूलर इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज। ये टिपिकल फाइन नोड्यूलर है, स्मॉल नोड्यूलर जो दिख रहा है ये छोटे छोटे से, और इट कुड बी कोर्स रेटिकुलर, ये फाइन रेटिकुलर, ये कोर्स रेटिकुलर। नोड्यूल्स कैसे हो सकते हैं? सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी हियर इसको, और इट कुड बी अ मल्टीपल मास, एक मास इधर है, यहाँ पे है, तो मल्टीपल मास की शेडोज भी हो सकती हैं। और एटिलेक्टेसिस वी कैन सी, ये टिपिकल एटिलेक्टेसिस यहाँ पे हम देख सकते हैं। हियर वी कैन सी देयर इज अ राइट अपर लोब कोलैप्स, देयर इज अ डायफ्राम टेंटिंग, डायफ्राम भी ऊपर उठा हुआ है, हाइलम भी पुश्ड अप है, हाइलम को भी ऊपर है, ट्राइका इज ऑल्सो शिफ्टेड, सो इट इज अ एटिलेक्टेसिस। ऑलराइट। सो कभी कभी क्या होता है, वी आर कंफ्यूज कि एटिलेक्टेसिस है, मास है, कंसोलिडेशन है, या इंटरस्टिशियल शेडोज है। समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट ये क्यों, ये शेडोज किसकी वजह से है। सो समटाइम इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिवाइड लंग एबनॉर्मलिटीज इनटू वन ऑफ दिस 4 पैटर्न्स, बट देयर शुड बी नॉट, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसमें क्या हो, कोई परेशान होने की बात नहीं है। समटाइम
वी आर कन्फ्रंटेड विद एन एबनॉर्मलिटी दैट लुक्स लाइक मास बट इट कुड ऑल्सो बी कंसोलिडेशन। कई बार लगता है कि ये कंसोलिडेशन है, या कई बार ये लगता है कि एटेलेक्टेसिस है ये, और ये मास है। समटाइम ये कन्फ्यूजन अराइज होता है। उसमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में दोनों के लिए वर्कअप कर सकते हैं, कंसोलिडेशन के लिए भी वर्क कर सकते हैं और मास के लिए भी हम वर्कअप कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इन सच केसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लिनिकल डेटा, ओल्ड फिल्म्स, फॉलो फिल्म्स एंड सीटी स्कैन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, बट इन सम केसेस समटाइम बायोप्सी इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द डायग्नोसिस। ऐसे तो हमने क्या है कि एक्सरे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। और एक्सरे का जो होता है ऑलवेज, हमने प्रीवियस जो वीडियोज में हमें डिस्कशन किया कि एक्सरे को हमें क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में इंटरफेयर करना है, उसको इंटरफेरेंस उसकी जो फाइंडिंग्स को हमें क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के रूप में ही उसको स्टडी और इंटरफेयर करना है। फॉर एग्जांपल, यदि हम दो केस सिनेरियो लें, केस 1 ऐसा है कि 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट अदरवाइज हेल्दी, कमिंग टू अस विद अ शॉर्ट हिस्ट्री, 3-4 डेज का हिस्ट्री है, हाई ग्रेड फीवर है, कॉफ है, एक्सपेक्टोरेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। एक्सरे में हमने किया राइट अपर लोब में, अपर जोन में ओपेसिटीज आ रही हैं। ऑलराइट, हमने मार्कर किए TLC इज हाई, TLC 13,000 14,000 ऐसे करके आ रहा है, CRP इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं। सो ये क्या बताता है, दिस इज अ पॉसिबली अ कॉज ऑफ कंसोलिडेशन और निमोनिया। अनदर सेम केस सिनेरियो, केस B हम लें, केस नंबर 2 का हम स्टडी करें कि 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग, डेली पैकेज स्मोकिंग मोर देन 60, और ही इज कमिंग विद द हिस्ट्री ऑफ ड्राई कॉफ, 2-3 हफ्ते से ड्राई कॉफ हो रहा है विद ऑन एंड ऑफ हिमोप्सिस, बीच बीच में थोड़ा सा हिमोप्सिस भी हुआ है। और एक्सरे में हमने किया राइट अपर लोब में कोई पैच दिख रहा है, कोई राउंडेड ओपेसिटी दिख रही है, वी आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि कंसोलिडेशन है या एटेलेक्टेसिस है। सो इन दैट सिचुएशन प्रोबेबली दिस कुड बी अ लंग मैलिग्नेंसी, लंग कैंसर हो सकता है। सो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू गो फॉर CT एंड अदर इन्वेस्टिगेशन। सो दोनों के सिनेरियो अलग अलग हैं। सो ऑलवेज एक्सरे जस्ट लाइक एनी डायग्नोस्टिक टूल शुड बी रीड इन द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड पॉइंट इज, यदि किसी पेशेंट के पुराने एक्सरे अवेलेबल हैं, ओल्ड एक्सरे है, ओल्ड एक्सरे फिल्म्स है, सो दे डू वेरी वेल। कोई पुराना एक्सरे आप पेशेंट को बोलो कि लास्ट एक्सरे कब था आपका, वो एक्सरे आप मंगवाओ, देन यू कंपेयर विद द शेडो की अभी की जो शेडो है पुराने एक्सरे में थी कि नहीं थी, ये न्यू शेडो है या इट इज पहले थी अब बढ़ गई। तो इन दैट सिचुएशन इट इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। सो ऑलवेज डिस्कस पेशेंट हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एंड देन यू हैव टू read the X-ray in the almost whole clinical scenario to reach a definitive diagnosis or probable diagnosis. Alright? So just यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन में क्या दिखता है। कंसोलिडेशन इज द रिजल्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एयर, हमने देखा इन द एल्यूलाई बाय ट्रांसुडेट पस, ब्लड सेल्स और अदर सब्सटेंस। यूजुअली निमोनिया इज फार बाय द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंसोलिडेशन, and the disease usually starts within the alveoli, spread from the one alveolus and to the another. Normally क्या होता है, कंसोलिडेशन एक एल्यूलाई से स्टार्ट होता है, फिर वो आपको स्प्रेड करके दूसरे एल्यूलाई में अल्टीमेटली पूरे लोब को इन्वॉल्व कर लेता है। बट व्हेन इट रीचेज द फिशर, द स्प्रेड स्टॉप्स देयर, सो इट रिस्पेक्ट द एनाटॉमिकल बाउंड्री। जब ये इन्फेक्टिव या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस फिशर तक जाती है तो ये नॉर्मली फिशर क्या करता है, इसको स्प्रेड होने से रोकता है, लंग जो फिशर होते हैं। सो यूजुअली ये क्या जो होता है, इन्फ्लेमेटरी कंसोलिडेशन जो होता है, न्यूमोनाटिक कंसोलिडेशन नॉर्मली क्या करता है, इट रिस्पेक्ट्स द एनाटॉमिकल बाउंड्री। ऑलराइट, सो ये क्या करेगा, ये टिपिकल एनाटॉमिकल बाउंड्री के अंदर ही रहता है। सो द की फाइंडिंग्स ऑन द एक्सरे आर, इट इज इल डिफाइंड होमोजेनियस ओपेसिटी ऑब्सक्यूरिंग द वेसल्स। सिल्हूएट साइन कभी कभी मिल सकता है। सिल्हूएट साइन क्या होता है, लॉस ऑफ लंग, सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेस और एयर ब्रोंकोग्राम साइन मिलेगा इसमें, और इट विल एक्सटेंशन इन द प्लूरा फिशर बट नॉट क्रॉसिंग इट, जो हमने अभी डिस्कस किया। और देयर विल बी नो वॉल्यूम लॉस। वॉल्यूम लॉस कहाँ होता है, वॉल्यूम लॉस यदि है तो दैट इज अ फीचर ऑफ एटेलेक्टेसिस और कोलैप्स। सो यहाँ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कोलैप्स और कंसोलिडेशन से। एयर ब्रोंकोग्राम टिपिकल कंसोलिडेशन में रहता है, बट कोलैप्स में कई बार एयर ब्रोंकोग्राम हमें नहीं मिलता है। ऑलराइट, सो इस तरह से हम वी कैन सी कि कंसोलिडेशन को हम ऐसे हम एक्सरे में फिगर आउट कर सकते हैं। This is the atelectasis. Atelectasis or lung collapse is the result of loss of air in the lung or a part of the lung with the subsequent volume loss due to the airway obstruction or compression of the lung by the pleural fluid or pneumothorax. Atelectasis में क्या होता है, जो एरिया है लंग का that is now airless, वहाँ की जो एयर है, air has been absorbed by the pulmonary circulation and that lung become airless and collapse कर जाता है, तो वो एक shadow cast करता है। सो टिपिकल की फाइंडिंग्स क्या होती हैं, शार्पली डिफाइंड ओपेसिटी ऑब्सक्यूरिंग द वेसल्स विदाउट एयर ब्रोंकोग्राम। एयर ब्रोंकोग्राम इसमें नहीं मिलेगा बिकॉज द जो एयरवे के डिस्टल जो लंग्स है दैट इज कंप्लीटली कोलैप्स, सो देयर इज नो एयर एट ऑल। ओके, प्लस दूसरा क्या रहेगा, वॉल्यूमलेस रहेगा रिजल्टिंग इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायफ्राम, फिशर एंड हाइला और मिड स्टेनम।
कोलैप्स की वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अपनी तरफ से खींचेगा, ट्रैकिया को भी इधर डिस्प्लेस करेगा, हाइलम भी डिस्प्लेस होगा, हियर वी कैन सी डायफ्राम को भी ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो कोलैप्स की वजह से ये सारे जो है डायफ्राम डिस्प्लेसमेंट, फिशर डिस्प्लेसमेंट, हाइलर डिस्प्लेसमेंट एंड मिड डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स द साइड ऑफ कोलैप्स। ऑलराइट, सो हियर वी कैन सी इट इज अ राइट अपोल ऑफ कोलैप्स, ट्रायंगुलर ओपेसिटी दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स फिशर था, फिशर इज शिफ्टेड टू अप, फिशर भी डिस्प्लेस हो गया, एलिवेटेड, ये राइट हाइलम है, ये भी एलिवेटेड हो गया, और लैटरल एक्सिस में हमें क्या मिलेगा, जो रेट्रोस्टर्नल क्लियरिस स्पेस है दैट इज ऑल्सो ऑब्लिटरेटेड। ऑलराइट, इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि डायफ्राम भी थोड़ा सा अपेरेंटली एलिवेटेड हमें लग रहा है। एटेलेक्टेसिस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग का एक छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का है, वो मेरे चैनल पे हमारे अवेलेबल है, वी कैन गो एंड वी कैन जस्ट हैव अ लुक देयर। वहाँ पे सारे एटेलेक्टेसिस की पैथोलॉजी विद प्रॉपर्ली हम थोड़ा सा डिस्कस किया है, सो इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द लंग कोलैप्स और एटेलेक्टेसिस। लिंक इज गिवन हेयर ऑल्सो एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। नाउ दिस इज द टोटल एटेलेक्टेसिस। इसमें क्या है, वेयर वी कैन सी एंटायर राइट हेमिथोरेक्स इज completely white, completely opaque. So the chest X-ray shows total atelectasis due to right lung of the right lung due to the mucus plugging. Note the mediastinum displacement of the mediastinum to the right. देख रहे हैं कि ट्रैकिया भी इस साइड और हार्ट भी इस साइड डिस्प्लेस हो गया। सो नाउ रीएरिएशन ऑन फॉलो अप चेस्ट एक्स-रे फिल्म आफ्टर ट्रीटमेंट विद द सक्शन कैथेटर। हमने इसका म्यूकस प्लग को रिमूव कर दिया सक्शन कैथेटर से। सो नाउ यू सी द लंग्स इज ओपन अप और ऑलमोस्ट looking healthy, but there is also some disease pathology, effusion seems like a effusion. All right, so the common cause of total atelectasis of lung is mucus plug, especially ICU patient, bed bound patient normally होते हैं, they have developed daily हम एक्सरे कई बार देखते हैं, they develop acute shortness of breath, एक्सरे हमने कराया तो इस तरह से complete white hemithorax is there, so that defines कि पेशेंट को म्यूकस प्लगिंग या कई बार फॉरेन बॉडी इंस्पिरेशन हो जाता है, हम ब्रोंकोस्कोपी से या इसको रिमूव करेंगे या निबुलाइजेशन करके चेस्ट फिजियोथेरेपी करके, इफ दैट म्यूकस प्लग इज रिमूव्ड सो लंग बिकम्स हेल्दी, ये लंग आपका पूरा ओपन अप हो गया एंड लंग इज नाउ हेल्दी। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे वी कैन ऑल्सो से कि ये जो ओपेसिटी है, कंप्लीट दिस वाइट ओपेसिटी इज ऑब्सक्यूरिंग योर राइट हार्ट बॉर्डर एज वेल एज द राइट डायफ्राम है, वो भी हमें नहीं दिख रहा, राइट डायफ्राम नहीं दिख रहा, राइट हार्ट बॉर्डर नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स इसी को हम बोलते हैं सिल्हूएट साइन। सिल्हूएट साइन इज व्हाट, सिल्हूएट साइन में दोनों की जब डेंसिटी सेम हो जाती है तो इसकी जो हमें जो बॉर्डर है दैट इज नॉट डिलीनिएटेड प्रॉपर्ली, सो हम इसमें राइट हमें डायफ्राम भी नहीं दिख रहा, राइट हार्ट बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिल्हूएट साइन हेयर। ऑलराइट, सो इन दिस वे दिस इज अ हेयर टोटल एटेलेक्टेसिस इज डिस्क्राइब्ड एंड इसमें म्यूकस प्लग को हमने रिमूव कर दिया तो दिस लंग इज बिकमिंग हेल्दी। अब ये एक और भी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि व्हाई दिस इज नॉट इफ्यूजन, यदि ये इफ्यूजन होता तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, यदि इफ दिस इज अ लार्ज इफ्यूजन द मीडियस्टाइनम कुड बी, द मीडियस्टाइनम शिफ्ट किधर होता, अपोजिट टू द साइड ऑफ इफ्यूजन, ये आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता, ट्रैकिया भी आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता बिकॉज ऑफ द पुश इफेक्ट। ये जो है नॉर्मली क्या करेगा, इफ्यूजन विल पुश द हार्ट एंड ट्रैकिया अपोजिट टू द साइड ऑफ इफ्यूजन। ऑलराइट, सो ये इस तरीके का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोलैप्स है, इफ्यूजन नहीं है। कंसोलिडेशन क्यों नहीं है, अगेन कंसोलिडेशन इसलिए नहीं है बिकॉज कंसोलिडेशन यदि होता तो इट इज यूजुअली यू कैन हैव गेट अ एयर ब्रोंकोग्राम साइन, नॉर्मली एयर ब्रोंकोग्राम साइन मिलता है और इस तरह से आपको जो है साइंस नॉर्मली इसके मीडियस्टाइनम डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मली मीडियस्टाइनम शिफ्ट नहीं होता है कंसोलिडेशन में। तो इन दिस वे वी कैन हैव अ आइडिया कि कंसोलिडेशन है, एटेलेक्टेसिस है या इफ्यूजन है। नाउ व्हाट हैपेंस इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यूजुअली क्या होता है, प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस है, किसी पेशेंट को पुरानी कोई कार्डियोमायोपैथी है या पुराना कोई कोरोनरी इवेंट हुआ है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इजेक्शन फ्रैक्शन पुअर है, इन दैट सिचुएशन कार्डियक साइज विल बी इनलार्ज, सो दिस इज टिपिकल, देयर विल बी इंक्रीज का हार्ट साइज, कार्डियोथोरैसिक रेशियो विल बी मोर देन 0.5, उसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, अल्टीमेटली होल लंग विल बी कंजेस्टेड, large hila with indistinct markings, fluid in the interlobar fissure we can see, pleural effusion, alveolar edema we can see there pleural effusion plus alveolar edema with cardiomegaly. Alveolar edema typical batwing pattern just like this, curly bee line, interstitial edema here we can see in the lung basis. curly bee line क्या होते हैं, because they are the interstitial fluid collection, जो interstitial में fluid हो जाता है that collected fluid होता है वो आपको typical एक horizontal lines मिलती हैं toward the apex, और वो कहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, दे आर टर्मिनेट ऑन द प्लूरल सरफेस। कर्ली बी लाइन्स का एक अच्छा वीडियो अवेलेबल है, यू कैन गो एंड यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। एंड हियर वी कैन सी द कार्डियोमेगाली, ऑब्वियस कार्डियोमेगाली इज देयर एंड डायलेटेड पुलमेंट अपर वेसल्स बिकॉज ऑफ द बैक प्रेशर, हार्ट इज नॉट एबल टू पंप
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अपर वेसल्स हैं दे आर बिकमिंग प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ द बैक प्रेशर एंड अगेन there will be pleural diffusion sometimes long standing congestive heart failure. Now see what happens, congestive heart failure को हमने 24 आवर्स डायरेटिक थेरेपी दिया, डाइटोर दिया या हमने डाइटोर इन्फ्यूजन पे रखा, अल्टीमेटली जस्ट सी द एक्सरे हैज इम्प्रूव्ड टू अ वेरी गुड एक्सटेंट. यहाँ पे एक्सरे इस तरह का था और नाउ जस्ट सी द एक्सरे. सो दिस इज हाउ यू treat a congestive heart failure. You have to decongest, you have to remove excess fluid the patient is having that is causing the overload, and after that you will see the markedly improved X-ray. Here we can see the definite change in the X-ray after diuretic therapy. Coming to the ARDS, what is ARDS? It is acute respiratory distress syndrome. It is an acute lung injury because of so many causes. Remember, ARDS is not a disease. ARDS बीमारी नहीं है. It is a presentation of a disease. न्यूमोनिया में ARDS हो सकता है, कोविड-19 न्यूमोनिया में हमने देखा, नियर ड्रॉइनिंग में हो सकता है, ट्रॉमा में हो सकता है, समटाइम्स सेप्सिस, टॉक्सिक इनहेलेशन में होता है, कई बार फैक्ट्री वर्कर्स में इस तरह का होता है. तो इट इज़ ARDS इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सम अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन. ओके, सो ARDS इज व्हाट? ARDS के लिए टिपिकल बर्लिन क्राइटेरिया को हम मानते हैं. बर्लिन क्राइटेरिया से थ्रू इट इज अ एक्यूट ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, देयर विल बी हाइपोक्सिया, डिसैचुरेशन, and you have to rule out the cardiac cause of this bilateral shadow. So there will be no cardiac history, echo will be normal or normal size heart may be there, and there will be diffuse whiteout, bilateral consolidation, diffuse opacities in the entire lung field, and there will be no pleural diffusion. So you can get a congestion, interstitial alveolar edema, there will be collapse of distant alveoli, and shadows are bilateral. So and this another is this X-ray is what here we can see. Here we can see this part, there is no lung markings and it's all about air and air. Here we can see the collapsed lung, trachea shifted to the opposite side, and left lung apparently looks normal. So this is a X-ray of pneumothorax. This is the X-ray. Here we can see the same X-ray, but there is a trachea opposite side. Here we can see trachea. This is the airway, heart is shifted opposite side. This is a right sided tension pneumothorax. Remember, tension pneumothorax is a medical emergency. And what is the tension pneumothorax? Tension pneumothorax is pneumothorax with unstable hemodynamic parameter. Means pneumothorax का पेशेंट है, यदि उसको हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है, डिसैचुरेशन है, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, सो दैट इज अ टेंशन न्यूमोथोरेक्स. बीपी 80 सिस्टोलिक आ रहा है, पल्स रेट 130 140 है, सैचुरेशन 80 84 86 आ रहा है. इन दैट सिचुएशन दिस इज मेडिकल इमरजेंसी. डायग्नोसिस एट बेड साइड आप डायग्नोस करो, यू टेक अ ब्रीफ हिस्ट्री, आप परकस करेंगे, इट विल बी हाइपर रेजोनेंट साउंड, आप अस्कल्टेट करेंगे, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी साउंड, कोई आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, एंड आप परकस करेंगे तो हाइपर रेजोनेंट साउंड मिलेंगे. सो इन दैट सिचुएशन जस्ट डिकम्प्रेस, निडल डिकम्प्रेशन इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस और इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, आप उसको एयर को डिकम्प्रेस करेंगे, जैसे आप निडल डालेंगे एयर निकलेगी, तो इट विल कन्फर्म योर डायग्नोसिस ऑल्सो, एंड then it will save the patient, and after that you plan for the ICD insertion thereafter. Remember, tension pneumothorax is a clinical bedside diagnosis. यहाँ पे हमें एक्सरे करने का टाइम नहीं रहता है, बिकॉज यदि हम एक्सरे के लिए पेशेंट को भेजेंगे या प्लान करेंगे तो ड्यूरिंग दैट डिले पेशेंट में कोलैप्स. ऑलराइट, सो हमें याद रखना है कि टेंशन pneumothorax is a medical diagnosis, it is a bedside clinical diagnosis. You have to right away decompress the air, because होता क्या है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स में बिकॉज ऑफ द कोलैप्स लंग व्हाट इज प्रेशर इतना ज़्यादा होता है थोड़ी कैविटी में कि इट इज़ व्हाट इज प्रॉब्लम एक्चुअली होता क्या है कि ये जो वेनस रिटर्न है कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज होता है, नेक वेन्स होती हैं कोलैप्स हो जाती हैं, एसवीसी आईवीसी दे बिकम कोलैप्स, देयर इज नो वेनस रिटर्न अल्टीमेटली लीडिंग टू द cardiac arrest, and we can lose the patient if we do not do early intervention. So remember always, pneumothorax, tension pneumothorax is a bedside clinical diagnosis and should be treated just by the needle decompression first, right or left mid clavicular line, second intercostal space. After that we can plan for the ICD insertion. All right, now coming to the hydropneumothorax. Hydropneumothorax is a presence of both air and fluid in the pleural space. Here we can see this is the air fluid level, and this is the air, this is the fluid, and this is on the lateral X-ray में कैसा देगा आपको entirely from anterior to posterior पूरा इस लाइन को एयर फ्लूइड लेवल का आप ट्रेस कर पाएंगे. सो दिस इज द हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स. कभी कभी हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स वर्सेस लार्ज बुला में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है. तो लार्ज बुला और हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स को हम यदि इस तरह का एक्सरे ले लेंगे लेटरल एक्सरे में, तो जो लार्ज बुला रहेगा कई बार वो यहाँ तक आगे टर्मिनेट हो जाएगा, उसका एंटीरियरली यहाँ तक रह गया, पोस्टेरियरली यहाँ तक हम ट्रेस कर पाएंगे.
कई बार पोस्टीरियर यहाँ तक, एंटीरियर हम यहाँ तक ट्रेस कर पाएंगे। व्हाट डज इट मीन, ये पूरा कंप्लीट लाइन एक तो नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मली ऐसे जो पेशेंट होते हैं लार्ज बुला के, दे आर नॉट सिम्टोमेटिकली समटाइम बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रेस में भी नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ क्रोनिक प्रोसेस, कई बार तो वो इतने ज़्यादा सिक नहीं होते। एंड सम टाइम यदि आपको डाउट होता है कि ये क्या है, बिकॉज आपको आईसीडी के लिए प्लान करना है, तो बेटर टू डू अ सीटी। ऑलराइट, तो सीटी आप चेस्ट कर लेंगे तो आपका जो डाउट वो कई बार दूर हो जाता है। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन प्लान फॉर द सीटी चेस्ट टू रूल आउट हाइड्रोनियोमोथोरेक्स या कोई लार्ज बुला है। दिस इज द एक्सरे ऑफ pleural diffusion. Here we can see typical left side is meniscus sign and there is a homogeneous opacity. Again यहाँ पे silhouette sign भी है. Here we can see कि this opacity is silhouetting the left heart border plus left diaphragm. So it is a pleural diffusion left side. Again pleural diffusion on the right side. Here we can see left pleural diffusion and this is a opacity here in the right lower lobe or right mid zone. So this is a right lower lobe pneumonia. This is a lesion showing a X-ray showing a thin walled cavity lesion here in the left mid zone. So this kind of cavity lesion should always be suspected for malignancy, especially in the high risk patient, and should be evaluated as far as possible. ऐसी किसी कैविटी लेजन में जो कि हाई रिस्क पेशेंट है, हमें इसको बहुत जल्दी इनको वी हैव टू फिगर आउट द डायग्नोसिस। आप सीटी कर सकते हैं, क्लिनिकली पेशेंट को एसेस कर सकते हैं। नेक ग्लैंड को हमेशा एग्जामिन करना चाहिए ऐसे पेशेंट में। समटाइम हमें नेक ग्लैंड्स, एक्जिला में कोई नोड मिल जाता है, वहाँ से हम एफएनएससी करके वी कैन स्ट्रेट अवे स्टैम्प द डायग्नोसिस हम उसका कर सकते हैं। तो ऑलवेज एग्जामिन नेक ग्लैंड्स इन द सस्पिशियस पेशेंट और हाई रिस्क पेशेंट हैविंग ए कैविटेटिंग लेजन इन द एक्सरे। This again there is a pneumonatic consolidation with necrotizing area and developing of a cavity. यहाँ पे air fluid level दिख रहा है. So this is a cystic changes in the pneumonatic area. So this is a cystic change in the area of consolidation due to the bacterial destruction of the lung tissue. And here we can see the air fluid level. This again, this is the X-ray of COPD. What happens in COPD? There is a, especially in emphysema में क्या होता है कि lungs is bloated, lungs is hyper expanded because of the expansion of lung becomes hyperinflated lungs. Ultimately it leads to the flattening of diaphragm. Diaphragm normally कैसा, ये diaphragm normal contour ऐसा होता है जो हमने देखा previous videos में. Now it is flattened down. ये दिख रहा है पूरा flat हो गया. Plus we can see the ribs also. Anterior ribs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anterior ribs हमको इसमें दिख रहे हैं. It means it is there is a hyperinflation and also होता क्या है कि become tubular heart shaped, diaphragm is flattened and increase the size of retrosternal space. Retrosternal space का size भी हमें बड़ा हुआ दिखता है. That is we can see on the lateral X-ray. So this is the hyperinflated lung fields, especially in the patient of COPD. COPD के patient की typical history रहती है chronic smoking, chronic cough, expectoration, shortness of breath. So here we can see the COPD X-ray now. This is another X-ray showing a shadow in the left mid zone, approximately arising from the chest wall. Again, we have discussed cavity lesion or a lung mass lesion. They think of malignancy, especially in the high risk patient always. And here we can see the lung mass here. What are these shadows? Here we can see in the multiple small to medium mass lesion in the both lung fields. These are the metastatic lung cancer. Multiple nodules we can see here in the bilateral. Primary maybe in the genitourinary system or in the GI tract. This is the shadow. Here we can see both lungs entirely, mainly left upper mid zone and right is your upper and mid zone is there is infiltration and consolidation with some probably cavitation formation also. So this is a typical can be seen in case of tuberculosis. एक बात हमें याद रखना है, we have to remember one thing, especially in our country in India, any abnormal shadows on X-ray must be ruled out for tuberculosis first before going to other diagnosis. Especially in the case of typical clinical presentation, किसी पेशेंट की clinical history है, cough है, shortness of breath है, ill health है, not able to gain weight, so for 2-3 weeks का history है, इस तरह का X-ray आता है, तो we have to first rule out the tuberculosis, do a sputum CBN, do a sputum AFB. And if that everything turns out to be normal, then try to figure out, go for investigating other cause of the shadows on the X-ray. But in India and in the Southeast Asia region country who are having a high prevalence of tuberculosis, any shadow on
X-ray must be evaluated for tuberculosis first in detail. All right. Here we can see there is a bilateral reticular opacities involving bilateral lower zones especially. So these are typically seen in case of pulmonary fibrosis. ऐसे पेशेंट का हिस्ट्री प्रॉपरली टिपिकल रहता है कि दे आर हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर मंथ ऑफ ईयर्स, और वो आते हैं और उनका टिपिकल रहेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं अपने बैठा रहता हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब हम चलना शुरू करते हैं या कोई काम करते हैं देन वी स्टार्ट हैविंग ब्रेथलेसनेस। तो ये टिपिकल हिस्ट्री होती है ILD में। होता क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेंटिलेशन परफ्यूजन इनइक्वालिटीज और वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच दैट टिपिकली हैपन्स इन ILD। ILD में प्रॉपरली क्या होता है, जो परफ्यूजन होता है एंड वेंटिलेशन होता है इसका मिसमैच होता है बिकॉज द इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड जो एल्वियोलर कैपिलरी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज थिक एंड दैट इज फाइब्रोस, तो प्रॉपर एयर एक्सचेंज प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। इसका एक ब्यूटीफुल एक वीडियो है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग द ILD दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल इटसेल्फ। उसको वी कैन सी दैट वीडियो एंड वी कैन हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, व्हाट एक्चुअली हैपन्स एंड व्हाट इज वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ऑलराइट, so these are typically seen in pulmonary fibrosis. Here again we see the cavity, and this is a typical X-ray of, we can see bilateral millet-like shadows diffuse in over entire lung field, typically seen in the miliary tuberculosis. So to conclude, the take-home message is again look and confirm the patient ID, case number, check date and time, look for the side label on the film, ensure the technical aspect जो हमने पहले डिस्कस किया है, and then go for the interpretation. Alright, so this concludes the part 3 of the disease X-ray in the lung disease, and if it is useful, share among your friends and among the doctors, among the physicians who are involving in the chest X-ray reading and who want to learn X-ray.